नमस्कार, मैं संजीव श्रीवास्तव दृष्टि के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी अर्थात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग के पीटी तथा मुख्य परीक्षा के लिए भूगोल एवं पर्यावरण के प्रश्नों का सिलेबस के अनुरूप मूल्यांकन करेंगे। बीपीएससी कई मामलों में यूपीएससी तथा पीसीएसएस से बिल्कुल अलग है, सिलेबस भी अलग है और साथ ही साथ जो प्रश्नों के आने का पैटर्न है, ट्रेंड है, वो भी काफ़ी भिन्न है। उनको समझते हैं डिटेल में उनके मूल्यांकन के साथ। अपने विद्यार्थियों को मैं हमेशा समझाता हूं कि वैश्वीकरण के बाद विशेष रूप से जो स्मार्ट वर्क है वो ज़्यादा अप्रिशिएबल हो गया है तुलना में हार्ड वर्क के। हार्ड वर्क होना चाहिए परंतु वो स्मार्टली होना चाहिए। आप देखेंगे क्रिकेट के मैच के पहले कप्तान अक्सर, खासकर जो समझदार कप्तान हैं, वो पिच का या आउटफील्ड का एक बढ़िया मूल्यांकन करते हैं और उसी के आधार पर बैटिंग या बॉलिंग करने का या ओवरऑल मैच की एक रणनीति बनाते हैं। और मेरा मानना है कि अगर बेहतर रणनीति के साथ आप तैयारी को प्रारंभ करते हैं तो कम मेहनत में ही सफलता सुनिश्चित हो सकती है। तो चलते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस का पीटी और मेंस के लिए जो भूगोल और पर्यावरण के लिए एक मूल्यांकन होगा कि हम उसकी तैयारी कैसे करें, किस प्रकार के विषय वस्तु को ज़्यादा फोकस करें, किस प्रकार के विषय वस्तु को कम फोकस करें, इसको समझते हैं। तो चलते हैं सिलेबस की ओर। आपको दिख रहा होगा समान अध्ययन भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम। देखिए, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो पीसीएस से या जो यूपीएससी है उसके पैटर्न से बिल्कुल भिन्न है। अर्थात सिलेबस में ही ये मेंशन है, आप देख पा रहे होंगे सिलेबस में ही यह मेंशन है। सामान्यतः भूगोल बिहार के, अर्थात ये बिहार स्पेशल पे फोकस्ड है, भौगोलिक प्रभाग तथा महत्वपूर्ण नदियाँ। हालांकि केवल भौगोलिक प्रभाग और नदियाँ दिया हुआ है परंतु प्रश्न कहाँ कहाँ से आए हैं, आने की संभावनाएं हैं, उन पे हम डिटेल में चर्चा आगे करते हैं। तो दूसरा पार्ट लिखा हुआ है वो है भारत तथा बिहार। अर्थात यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, विश्व का भूगोल नहीं है। अर्थात जो पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो राजस्थान पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, और सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश पीसीएस जिसका सिलेबस अब लगभग यूपीएससी के जैसा ही है, उसमें विश्व का भूगोल विशेष रूप से आता है। विशेष रूप से विश्व के भौतिक भूगोल से प्रश्न बड़े आते हैं। अर्थात अगर कुल प्रश्नों को देखें तो 40% भूगोल के जो होते हैं वो विश्व के भौतिक भूगोल से ही आते हैं, परंतु बीपीएससी के सिलेबस में तो विश्व का भूगोल है ही नहीं। और कई बार यह होता है कि विद्यार्थी तैयारी की प्रक्रिया में इस बात को बिल्कुल भी समझने का प्रयास नहीं करते और बस तैयारी को शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे विश्व के भूगोल को यदि आप पढ़ते हैं, जैसे विश्व का इतिहास भी सिलेबस में नहीं है, परंतु विश्व का इतिहास लगभग यूपीएससी हो, पीसीएस हो में नहीं है, पीटी में, मुख्य परीक्षा में है। ठीक वैसे ही यहाँ पर विश्व के इतिहास की तरह ही पीटी में विश्व का भूगोल भी सिलेबस में नहीं है। यद्यपि इक्के दुक्के मानचित्र कार्य से संबंधित प्रश्न तो आ जाते हैं परंतु उन प्रश्नों को हम ट्रेंड के रूप में नहीं देख सकते। और सिलेबस में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, पहले तो बिहार के भूगोल से भौगोलिक प्रभाव और यहाँ की महत्वपूर्ण नदियों से संबंधित है, और दूसरा है भारत तथा बिहार के भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, जिनमें भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन या साधन की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगी। भूगोल के विषय में भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन यहाँ लिखा हुआ है कि भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विशेष ध्यान का मतलब है सामान्य ध्यान या थोड़ा बहुत कुछ प्रश्न यहाँ पर विश्व के भूगोल से भी आ सकता है। अर्थात अगर विशेष ध्यान और वर्सेस सामान्य ध्यान, अर्थात विशेष ध्यान का मतलब हुआ भारत और बिहार तो आपको स्पेशली तैयार करना है, वहीं से लगभग सारे प्रश्न आएंगे, परंतु सामान्य ध्यान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं विश्व के भूगोल को भी थोड़ा बहुत तैयार कर लेना है। बीपीएससी में 150 प्रश्न आते हैं, पीटी में 150 के अंतर्गत लगभग 22 से 25 प्रश्न, सर्वाधिक प्रश्न तो प्राय इतिहास से आते हैं बीपीएससी में, परंतु 22 से 25 प्रश्नों का ट्रेंड है आउट ऑफ 150 जो भूगोल और पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी से होता है। पर्यावरण तो प्रायः भारत और ये बिहार का कम होता है, हालांकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, इनसे जो प्रश्न आता है वो भारत के भूगोल या बिहार से ही संबंधित होता है। परंतु जो सामान्य पर्यावरण या पारिस्थितिकी की अवधारणाएं हैं
या जो ग्लोबल या वैश्विक जो समस्याएं हैं, जैसे ओजोन क्षरण हो गया या भूमंडलीय तापन हो गया या इसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो गया, इस प्रकार के समस्याओं से संबंधित भी प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो ओवरऑल आप पीटी के सिलेबस को आपने यहाँ पे देखा, तो इसको डिटेल में हम ले चलते हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा आप देख लीजिए मेंस को भी। मेंस के सिलेबस में जनरली, हालांकि अब यूपीपीसीएस में विश्व का भूगोल भी शामिल कर दिया गया है, जिस प्रकार से यूपीएससी में 2012 के बाद यूपीएससी के सिलेबस के पैटर्न से या सिलेबस में व्यापक परिवर्तन करके परीक्षा के पूरे पैटर्न को परिवर्तित किया गया था, वही लगभग प्रक्रिया अब उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी क्रियान्वित किया गया है। 3 बार उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा उसी नए पैटर्न पे हो भी चुका है, लेकिन अभी भी बिहार यानी बीपीएससी में जो मुख्य परीक्षा का ट्रेंड है वो बिल्कुल भारत और बिहार के भूगोल से ही है। स्पेशली में भारत और बिहार के भूगोल में भी जो बीपीएससी का ट्रेंड है, जैसे प्रादेशिक नियोजन एंड विकास, रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पे जो प्रश्न आता है, कुछ प्रश्न इक्के दुक्के शॉर्ट वाले अर्थात लघु प्रश्न जो होते हैं वो राजस्थान पीसीएस में तो आते हैं, परंतु मध्य प्रदेश या यूपी पीसीएस में रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पे प्रश्न प्रायः नहीं आते। लेकिन वही आप प्रक्रिया देखिए बिहार में, तो यहाँ से रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पे प्रश्न, या बिहार के विकास में या भारत के विकास की प्रक्रिया में पंचवर्षीय योजनाओं का जो योगदान है, उन योगदान की प्रक्रिया में किस प्रक्रिया के तहत पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किसी प्रदेश का या भारतवर्ष का विकास किया गया है या विकास की प्रक्रियाएं अनवरत रूप से आगे बढ़ी हैं, उनमें क्या परिवर्तन हुए हैं, उस प्रकार के ट्रेंड से प्रश्न काफ़ी आते हैं। और ये अन्य पीसीएस से या यूपीएससी से मैच नहीं करता, इसलिए कई बार यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में जो विद्यार्थी बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं भूगोल के अंतर्गत, वो बीपीएससी के अंतर्गत बहुत शानदार या बेहतर परफॉर्मेंस या प्रदर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि प्रश्नों के आने का जो ट्रेंड है, प्रश्नों के आने की जो प्रक्रिया है, वो थोड़ी सी भिन्न हो जाती है। तो मुख्य परीक्षा में वैसे तो भारत और बिहार के भूगोल से संबंधित, जैसे भारत की योजना, यहाँ देखिए बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है प्लानिंग ऑफ इंडिया, तथा भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से प्रश्न पूछा जाएगा। अब किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसी के बेसिस पे हम इसको देखेंगे, क्योंकि सिलेबस जस्ट लाइक प्राइमा फेसी या गाइडिंग फैक्टर होता है, अर्थात जो मेंशन है हम मान के चलते हैं कि उन सिलेबस के पॉइंट से क्वेश्चन बनता है और आ सकता है, लेकिन फिर उस ट्रेंड की पुष्टि करता है प्रश्नों का ट्रेंड, अर्थात किस प्रकार से प्रश्न आया है। अब मैंने कहा ना कि आप ये देखेंगे भारत की योजना, सामान्य तौर पे इकोनॉमिक्स से जोड़ करके इसको पढ़ा जाता है, परंतु इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी भी प्लानिंग जो प्रोसेस है, अर्थात जो प्रादेशिक नियोजन है, रीजनल प्लानिंग, उसकी तैयारी नहीं करते। या मैं टॉपिक बता रहा हूँ, रीजनल प्लानिंग इन 5 ईयर प्लान्स, या जो 5 ईयर प्लान्स के अंतर्गत एक मनोवैज्ञानिक प्रकार से या एक अवधारणा के अंतर्गत प्रदेश के विकास या क्षेत्र के विकास या सेक्टर के विकास की बात की जाती है, वो किस प्रकार से क्रियान्वित होता है, ये बीपीएससी में इस पे विशेष तौर पे प्रश्न आता है। तो एक तो ये जस्ट सिलेबस हो गया पीटी और मेंस का, इसके अंदर अनुसार किस प्रकार से प्रश्न आए हैं, थोड़ा हम उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पीटी से, अर्थात पीटी में आप ये पीटी का सिलेबस देख पा रहे होंगे। अब पीटी के यदि सिलेबस के अनुरूप हम चलें तो बीपीएससी पीटी, देखिए बीपीएससी पीटी में जो नॉर्मली भारत के यूपीएससी या अन्य स्टेट पीसीएस से प्रश्न आते हैं, उसमें विश्व के भूगोल, खासकर विश्व के भौतिक भूगोल से 35 से 40% प्रश्न होते हैं, अर्थात मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस विश्व के भौतिक भूगोल से पूछे ही जाते हैं। उनमें 1-2 क्वेश्चन मैप यानी मानचित्र कार्य से भी संबंधित होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं विश्व के भूगोल को, क्योंकि सिलेबस में अगर आप सिलेबस के पॉइंट्स को ध्यान दीजिए, मैं फिर आपको एक बार सिलेबस दिखाता हूं, तो स्पष्ट तौर पे दिया हुआ है भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, यानी स्पेशल फोकस होगा। इसका मतलब है सामान्य तरीके से या सामान्य ध्यान विश्व के भूगोल पर भी दिया जा सकता है,
लेकिन बीपीएससी में मैंने देखा है कि भौतिक भूगोल के साथ साथ जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, अर्थात जो ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल से प्रश्न हो सकते हैं, किसी राष्ट्र के लोकेशन पे प्रश्न हो सकता है, तो इस प्रकार के भी प्रश्नों का ट्रेंड है। तो फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं और जो प्रश्नों का ट्रेंड है उसके अनुरूप। तो विश्व के भूगोल से इसका जो 2 पार्ट बनता है, एक बनता है भौतिक भूगोल, या हम 3 पार्ट ले लेते हैं, भौतिक भूगोल, फिर एक बनता है मानव भूगोल, और जो तीसरा पार्ट होगा वो हो जाएगा मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य में से कह रहा हूं क्योंकि आईआर से कई बार कंसर्न क्वेश्चन भी लगता है कि बीपीएससी में आया हुआ है, बट बेसिकली वो आईआर का नहीं होता है, नेशंस के लोकेशन, उनकी सीमा या उनकी विशेषताओं पे प्रश्न पूछा गया होता है। तो मानचित्र कार्य ये हो जाता है विश्व के भूगोल से। लेकिन कुल प्रश्नों को देखें, यदि 22 या 25 प्रश्नों को हम भूगोल से संबंधित मानते हैं तो 22 या 25 प्रश्नों में हार्डली मैक्सिमम 2 प्रश्न यहां से आता है, कभी कभी 1 प्रश्न या 1 प्रश्न, 1 या 2 यहां से आ सकता है। ये 1 या 2 भी हो सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन और 1 या 2 क्वेश्चन। अर्थात विश्व के भूगोल को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती है। विशेष ध्यान तो बहुत दूर की बात है, सामान्य ध्यान भी अच्छे से नहीं दिया जाता अगर आप प्रश्नों के ट्रेंड को देखें तो। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि आप अगर टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत, जैसे जो भू आकृति विज्ञान है, भू आकृति विज्ञान, इसमें केवल आप 2 टॉपिक्स प्रिपेयर करें भू आकृति विज्ञान में। एक है भूकंप और दूसरा है ज्वालामुखी। एक है भूकंप और दूसरा है ज्वालामुखी। इसके अलावा जो जलवायु विज्ञान है, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि मिक्स ना हो, जो जलवायु विज्ञान है, यहां से आप वर्षा पे प्रिपेयर कर लें और जलवायु प्रदेश पे प्रिपेयर कर लें, क्योंकि पास की प्रदेश को भी समझने में हेल्प करेगा। जलवायु प्रदेश को प्रिपेयर कर लें तो क्वेश्चन प्रायः, अब चाहे भौतिक भूगोल से 1 क्वेश्चन हो या 2 क्वेश्चन हो, वो प्रायः बन जाता है। इसके अलावा समुद्र विज्ञान में, समुद्र विज्ञान में जलधाराएं और साथ साथ नित्तल स्थलाकृति, बॉटम टोपोग्राफी, नित्तल स्थलाकृति, इससे बाहर क्वेश्चन प्रायः नहीं जाता। और मैं तो कह रहा हूं इनसे भी प्रश्न बहुत कम आता है। अर्थात यदि आप सजगता के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ यदि सिलेबस और प्रश्नों के पैटर्न को देखकर तैयारी करते हैं तो विश्व भूगोल पे फोकस करना, जैसे अन्य पीसीएस या यूपीएससी की परीक्षा में किया जाता है, यहाँ घातक हो सकता है। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बेहतर या श्रेष्ठ रणनीति के साथ यदि आप चलते हैं, एक बेहतर स्ट्रेटजी बना के चलते हैं, तो कम मेहनत में भी सफलता को, या कम मेहनत में ही सफलता को हम आराम से सुनिश्चित कर सकते हैं। मेंस में तो बिल्कुल ही मतलब नहीं बनता विश्व के भूगोल का, ठीक है। तो ओवरऑल विश्व के भूगोल में, मानचित्र कार्य में जो करेंटली पॉपुलर चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए चीन को लेकर के जैसे कोविड-19 फैला, या पाकिस्तान को लेकर के भारत से कोई सीज फायर, या अफगानिस्तान में तालिबान ने जो किया, तो केवल अफगानिस्तान नहीं, उसके आसपास के सीमावर्ती राष्ट्र या अफगानिस्तान की कुछ विशेषताएं हो सकती हैं संसाधन संबंधित, तो उस प्रकार के प्रश्नों को आप प्रिपेयर कर लीजिए तो प्राय एक ही प्रश्न आता है, वो बन जाता है, ठीक है। वही मानचित्र कार्य से भी हो जाएगा। और मानव भूगोल में भी, जैसे मान लीजिए कोई रिसोर्स हो गया, तो करेंटली जब वो पॉपुलर होता है तो वहीं से प्रश्नों के पूछे जाने का एक ट्रेंड बनता है। तो और विश्व के भूगोल से यही मेन पैटर्न है बीपीएससी में जो प्रश्नों के आने का है वो। इसके अलावा हम चलते हैं भारत के भूगोल पर। तो भारत के भूगोल से पीटी में प्रश्न आते हैं। भारत के भूगोल, आप मान के चलिए कि भारत के भूगोल से कम 8 से 10 प्रश्न, 8 से 10 प्रश्न यहां से आ सकते हैं। कई बार ये करंट अप्लाइड कुछ इंफॉर्मेशंस पे भी, जैसे भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, या बिहार स्पेशल पे भी आता है, उस पर हम आते हैं इसके बाद। तो कई बार उत्पादन से भी कंसर्न होता है, तो कुछ लोगों का मानना होता है ये प्रश्न इकोनॉमी का है या ज्योग्राफी का है।
बट महत्वपूर्ण ये होता है कि आपसे बनना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमी में आप कंसिडर करें या ज्योग्राफी से या भूगोल से। ठीक है, तो भारत के भूगोल से 8 से 10 प्रश्न होता है। बिहार का भूगोल, बिहार के भूगोल से आप मान के चलिए कि 10 प्रश्न, अर्थात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेगमेंट है बिहार का भूगोल। 10 क्वेश्चन हम मान लेते हैं यहां से आएगा ही आएगा, अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट में कौन हो जाएगा? बिहार का भूगोल। प्रश्नों के ट्रेंड के अनुसार बताते हैं आपको। और 2 या 3 प्रश्न फिर आ जाता है पर्यावरण भूगोल से, पर्यावरण भूगोल से। पर्यावरण भूगोल में जो प्रश्न होते हैं बहुत करंट अप्लाइड नहीं होते, सामान्य अवधारणाओं पे ही बेस्ड होते हैं, और यहां से प्रश्न भी हार्डली 2 या 3 ही पूछे जाते हैं, 2 या 3 प्रश्न। अब इसी में फ्लक्चुएट करता है, कभी अगर पर्यावरण से पूछ दिया गया तो हो सकता है इधर से घट जाए विश्व के भूगोल से। भारत के भूगोल से यदि पर्यावरण से नहीं पूछा गया तो भारत के भूगोल से 10 हो जाएगा, या अगर पर्यावरण से पूछ दिया गया तो भारत के भूगोल से 8 हो सकता है। परंतु सबसे ज्यादा क्वेश्चन या प्रश्न आते हैं बिहार के भूगोल से। ठीक है, अब बिहार के भूगोल में किस प्रकार का प्रश्न हो सकता है? तो जिस प्रकार से भारत के हम भौतिक भूगोल को और मानव भूगोल को प्रिपेयर करते हैं, लगभग वही सारे टॉपिक बिहार के भूगोल के लिए भी हमें प्रिपेयर करना होता है। मैं बताता हूं कैसे। जैसे फिर से एक बार आप सिलेबस को देखिए, तो प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत एक तो देखिए, जो अगर 2 पॉइंट्स है तो सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग। भौगोलिक प्रभाग का मतलब हो गया जो फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ बिहार हैं, और साथ में महत्वपूर्ण नदियां, क्योंकि बिहार में कई ऐसी नदियां हैं जो बिहार की जीवन रेखा हैं, धमनियां हैं, विकास के लिए बहुत बड़ा आधार बन सकती हैं। परंतु कई नदियां हैं, खासकर जैसे कोशी नदी है, जिसे बिहार का भी हम शोक कहते हैं, शोर ऑफ बिहार। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से दामोदर नदी बंगाल का शोक कही जाती थी, परंतु दामोदर वैली कॉरपोरेशन अर्थात डीवीसी के निर्माण के पश्चात दामोदर नदी बंगाल के विकास का सबसे बड़ा आधार बन गई, अर्थात जो शोक थी वही नदी वरदान बन गई। यही कुछ मामला कोशी नदी के लिए लागू होता है, क्योंकि बिहार का जो उत्तरी मध्यवर्ती मैदान है, जो मूलतः कोशी का मैदान है, वो बहुत ही उर्वर है। उसी के उत्तरवर्ती क्षेत्रों में देखेंगे, जैसे सुपौल हो गया, सहरसा हो गया, अररिया हो गया, या मधुबनी हो गया, उसी की जो सहायिकाएं हैं, कमला, बलान नदियाँ, और भी कई नदियां हैं, उस पर हम आगे फोकस करते हैं, चूँकि नदियों पे स्पेशली फोकस किया गया है। वह मैदान बहुत ही उर्वर है, परंतु खरीफ के फसल में, अर्थात जो बिहार का मूल फसल का समय होता है, उस समय कोशी नदी एक बहुत व्यापक या बृहद या आपदायुक्त बाढ़ लाती है, और बिहार के इकोनॉमी को पीछे करने में इस कोशी नदी का बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। कई बार हम यह भी कहते हैं कि नेपाल ने बिना बताए एकाएक पानी छोड़ दिया, इसलिए बिहार में बाढ़ आ गया। चाहे समस्या जिस प्रकार की हो, उसे सुलझाना तो पड़ेगा ही। तो सुलझाने के लिए ही प्रादेशिक नियोजन और विकास की जो रणनीतियां हैं, वही मुख्य परीक्षा से संबंधित हो जाती हैं। उस पर हम मुख्य परीक्षा के सिलेबस के साथ फोकस करेंगे। तो फिलहाल एक तो पहले बिहार पे स्पेशली फोकस किया गया, साथ में आप देख रहे हैं भारत के और बिहार के भूगोल से। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, भौतिक की तुलना में दूसरे पॉइंट में सामाजिक को और आर्थिक को, अर्थात सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसको दोनों को मिला के कहते हैं हम मानव भूगोल अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें भारतीय कृषि, अब भारत में क्या होगा भाई, तो कृषि, प्राकृतिक संसाधन, खासकर ऊर्जा संसाधन की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होंगी, और भारत और बिहार से ही इस पर प्रश्न दिया जाएगा। तो भारत और बिहार को किन किन मुद्दों पे, किन किन टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा हम उस पे चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे अभी तक मैंने बताया था भारत के भूगोल। ठीक है, तो ये शॉर्ट में मैंने यहां पे लिख दिया था, भारत के भूगोल को हम 2 भागों में बांटेंगे। इसके लिए अलग अलग पेज लेंगे, लेकिन पहले यहां पे बता दें, जैसे एक भाग हो जाएगा भौतिक भूगोल। अब देखिए, भौतिक भूगोल सिलेबस में मेंशन भी नहीं है। बिहार का तो भौतिक है, परंतु भारत वाले में लिखा हुआ था सामाजिक और आर्थिक भूगोल, यानी मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल और साथ में मानव भूगोल। अगर सिलेबस की हम माने मानव भूगोल, और इसका फिर जो पार्ट होता है वो, हालांकि कई पार्ट होगा, लेकिन हम इसको आर्थिक और सामाजिक में बांटते हैं। पीटी के लिए सामाजिक
अब मुद्दा है आर्थिक और सामाजिक में क्या क्या आता है, तो थोड़ा इसको डिटेल करते हैं हम लोग आगे, है ना। तो भारत के भूगोल को भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, फिर आर्थिक और सामाजिक, फिर भौतिक में कौन कौन से पार्ट होंगे, कितने प्रश्नों के आने की संभावनाएं होंगी, हम चलते हैं उसकी ओर, ठीक है। तो जब भारत के भूगोल को हम देखेंगे तो यहां आप शुरू करते हैं हम लोग भारत का भूगोल। भारत का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अगेन जो सिलेबस में मेंशन है वो सबसे पहले आपके और हमारे लिए गाइडिंग फैक्टर है, लेकिन जिस प्रकार से प्रश्नों का आने का ट्रेंड है फिर वो उस ट्रेंड को अप्रूव करता है कि आप दोनों को मिला करके जो ट्रेंड बनता है उसी के अनुरूप तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो भारत के भूगोल को सबसे पहले हम बांटेंगे भौतिक भूगोल में। भौतिक भूगोल में अब देखेंगे भौतिक भूगोल में जो प्रश्न आते हैं, विशेष तौर पे मैं दो तरीके से इसको देखता हूं। पहला जो प्रश्नों के आने का ट्रेंड है, क्या उस ट्रेंड में एनसीईआरटी या 10+2 लेवल की जो किताबें लिखी गई हैं उनसे बाहर से प्रश्न भी आता है क्या। तो बिहार के यानी बीपीएससी की परीक्षा में जो भारत के भौतिक भूगोल से प्रश्न आता है वो प्राय एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता। वही आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी से प्रश्न प्राय बाहर जाता ही जाता है। कम से कम 50% प्रश्न तो भौतिक भूगोल का बाहर जरूर जाता है। लेकिन यहां पे आप सोर्स के तौर पे एनसीईआरटी यूज कर लें तो काफी हद तक आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा दृष्टि का बिहार यानी बीपीएससी पर, आप इसको बीपीएससी ही लिख लें, ज्यादा बेटर रहेगा। दृष्टि का जो बीपीएससी के लिए भूगोल और पर्यावरण का बुकलेट है, भूगोल एवं पर्यावरण का जो बुकलेट है, अगर एनसीईआरटी में कुछ छूटता भी है ना तो दृष्टि के इस बुकलेट में उसको बढ़िया से कवर अप किया गया है। अर्थात दृष्टि के इस बुकलेट को यदि आप आधार बनाकर चलें तो मैंने देखा है कि प्रायः इस किताब से बाहर प्रश्न नहीं जाता। अर्थात इस किताब के सूचनाओं को आप एकत्रित कर लें तो लगभग सारे प्रश्न वहां से आ जाते हैं। तो सोर्स के तौर पे जो विद्यार्थियों की बहुत बड़ी समस्या है, खासकर बिहार के विद्यार्थियों की, क्योंकि कहते हैं ना जब टैलेंट ज़्यादा होता है तो भटकाव उससे भी ज़्यादा होता है, और बिहार के विद्यार्थियों में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। टैलेंट तो ज़्यादा है, बिहार के बच्चे बड़े मेहनती होते हैं, लेकिन समस्या भी यही है कि मेहनत अक्सर गलत दिशा में कर देते हैं, गलत पुस्तकों पे कर देते हैं और तैयारी भावुकता से करते हैं। अर्थात ये किताब लेके आए हैं तो पढ़ेंगे, चाहे प्रश्न आए चाहे नहीं आए, लेकिन अगर इस प्रवृत्ति से आप चलेंगे तो हार्ड वर्क के बावजूद भी शायद अपनी सफलता को आप सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई बार विद्यार्थी हम लोगों से बात करके पूछते हैं, सर इतना पढ़े, लगातार यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं बट बीपीएससी का पीटी ही नहीं होता, या बीपीएससी का मेंस लिखे बढ़िया मार्क्स नहीं आया। तो क्या कारण हो सकता है कि बिहार के सिलेबस और उसके प्रश्नों का पैटर्न यूपीएससी से या यूपीपीसीएस से मेल नहीं खाता। आपको स्पेशली फोकस करना होगा और उस रणनीति और तकनीकी पे चलना होगा जहां से प्रश्न आता है। तो सोर्स के तौर पे आप इनको प्रिपेयर कीजिए। अब भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो जो चीजें हो सकती हैं इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ज्यादा बेटर होगा। अर्थात आप सोर्स के तौर पे एक सोर्स तैयार करें एनसीईआरटी। अब यह भी समस्या होगी कि एनसीईआरटी का कौन सा किताब, तो एनसीईआरटी का जो 11th क्लास का दूसरा किताब है, सेकेंड बुक, उसका नाम है भारत का भौतिक पर्यावरण। भारत का भौतिक पर्यावरण। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बिहार के एक बड़े अच्छे भूगोलवेत्ता हैं सुरेश प्रसाद। प्रोफेसर आरबी सिंह तो खैर भूगोल को यूपीएससी में एस्टेब्लिश करने वाले हैं, हमारे भी आदरणीय गुरुदेव हैं। भूगोल में जो मैं भी पढ़ा पाता हूँ, चलने से लेकर के दौड़ना और सारी कला को सिखाने में गुरुदेव का मैं ऋणी हूँ। प्रोफेसर आरबी सिंह पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे हैं और अभी भी मार्गदर्शन करते हैं मेरा। तो ओवरऑल एनसीईआरटी जो भारत का भौतिक पर्यावरण है, इसके अलावा स्पेशली बिहार के लिए सुरेश प्रसाद की जो किताब है वो बहुत शानदार है, बल्कि एनसीईआरटी में भी जो तथ्य नहीं है वो आपको यहां मिल जाएंगे। और इसके अलावा मैंने बताया दृष्टि का बुकलेट,
दृष्टि का भूगोल एवं पर्यावरण पर बीपीएससी का बुकलेट की पुस्तक जो है, यानी स्रोत के तौर पे आप इसको यूज करें, शानदार होगा। अब भौतिक भूगोल में आप देखेंगे जो भारत के भौतिक पर्यावरण या सुरेश प्रसाद सर की पुस्तक में है वो किस किस प्रकार से है पॉइंट वाइज। तो पहला आता है भारत की अवस्थिति, आप इसको जरूर देखें, यानी भारत का जो लोकेशन है, लोकेशन कहाँ है, इसके पड़ोसी राष्ट्र कौन से हैं, अवस्थिति, पड़ोसी राष्ट्र, और उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं एनसीईआरटी में दी गई हैं उनको आप बेहतर प्रकार से तैयार करें। मुख्य परीक्षा में भी वो काफ़ी कारगर होगा, बल्कि साक्षात्कार में भी पे करता है। तो सुरेश प्रसाद की किताब एनसीईआरटी थोड़ी और बेहतर दी गई है, सरलतम भाषा के साथ साथ उसकी जो सूचनाएं हैं वो भी उसमें ज़्यादा बेहतर है, तो उनको आप प्रेफर कर सकते हैं। या दृष्टि का जो बुकलेट है, भारत की अवस्थिति, पड़ोसी राष्ट्र, इसके अलावा भारत की संरचना। तो भारत की संरचना से तो प्रश्न कम आता है, ये मेंस के लिए हो जाता है। भारत की संरचना एवं स्थलाकृतिक प्रदेश, स्थलाकृतिक प्रदेश, मैं इंग्लिश में लिख नहीं रहा, बोल दे रहा हूं, जैसे लोकेशन ऑफ इंडिया, नेबर कंट्रीज एंड कंसर्न इन्फॉर्मेशंस which is almost concerned with the first and second chapter. Second one is the structure of India and physiographic regions of India, जो उसके बाद का चैप्टर है। इसके अलावा भारत का अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र अर्थात ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ भारत की मृदा अर्थात स्वैल ऑफ इंडिया, और भारत की वनस्पति, भारत की वनस्पति। इतने चैप्टर्स, इतने टॉपिक्स आपको स्वैल ऑफ इंडिया एंड वेजिटेशन ऑफ इंडिया, ये आपको तैयार करना होगा भारत के भौतिक भूगोल से। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं मानव भूगोल पर। तो मानव भूगोल के अंतर्गत, मानव भूगोल, अब देखो पीटी में जो प्रश्नों के आने का ट्रेंड है मानव भूगोल में, जैसे इसको हम, अगर ये मेंस का होता तो इसमें मैं राजनीतिक भूगोल को भी शामिल करता, खास करके भू राजनीति अर्थात जियो पॉलिटिक्स। ये बीपीएससी का बड़ा ही फेवरेबल टॉपिक है, जहां से प्रायः प्रश्न जीएस में भी अर्थात जीएस के सामान्य अध्ययन के मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। उस पर आते हैं आगे। तो मानव भूगोल में यहां पे पहला पॉइंट हो जाएगा आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल में आपको याद होगा सिलेबस में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ था कृषि। अब मुद्दा है पीटी के लिए आप क्या तैयार करें। तो कृषि में केवल आप एक चीज तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा भारत के भूगोल के लिए, कि किस फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। वो चाहे कपास हो, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, और खासकर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्या किसी के उत्पादन में बिहार ऊपर है। हालांकि बड़ा ये कहना मुश्किल है, लेकिन जैसे जूट का उत्पादन, तो पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में टॉप पर है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बाद हम देखते हैं तो दूसरे स्थान पे अपना बिहार है। तो हो सकता है 1, 2, 3 पूछ दिया जाए क्रम में, और या पश्चिम बंगाल को लिस्ट से गायब कर दिया जाए, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। हालांकि ऐसे प्रश्नों में कई बार खास करके या विशेष करके जो बिहार के विद्यार्थी हैं वो गेस लगा लेते हैं कि इसका मतलब अब उत्तर होगा बिहार। ठीक है, तो थोड़ा ये अब ध्यान रखिएगा कि किसी फसल के उत्पादन में यदि बिहार का स्थान बेहतर है तो वहां से प्रश्न आने की संभावना बनती है। ठीक है, तो कृषि, इसके साथ साथ उद्योग। अब उद्योग में जो मैंने ट्रेंड देखा है बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में थोड़ा अलग है। जैसे यूपीपीसीएस में समान तौर पे जो उत्तर प्रदेश के उद्योग हैं या जो भारत के उद्योग हैं, अन्य उद्योग जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लीजिए या किसी भी अन्य प्रकार का उद्योग ले लीजिए, इसको कूट मिलाने के लिए भी या कूट मिलाने के अंतर्गत भी प्रश्न पूछा जाता है, परंतु बिहार में प्रायः इस प्रकार का प्रश्न नहीं आता है। ट्रेंड मिला लीजिए, बिहार में जो हेवी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े उद्योग हैं, उन्हीं से प्रश्न आते हैं, जैसे स्टील प्लांट्स हो गए या खास करके जो मेटेलिक इंडस्ट्रीज हैं और थोड़ा शुगर इंडस्ट्री,
क्योंकि भारत में जो अंग्रेजी शासन था औपनिवेशिक युग में भारत का पहला आधुनिक चीनी मिल बिहार के बेतिया राज्य में लगाया गया था। इसलिए चीनी मिल अर्थात जो शुगर इंडस्ट्री है उसमें बिहार का नाम चूँकि अग्रणी के रूप में कम से कम पहला भारत में कारखाना बना वहाँ पे चीनी मिल का, इसलिए नाम तो आता ही है। हालांकि अब बिहार का उत्पादन में चाहे गन्ने का उत्पादन हो चाहे चीनी का उत्पादन हो, बिहार ऊपर से 3 में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है। इसलिए यदि उसके सेटलमेंट का अर्थात ये उद्योग कब लगाया गया, कहाँ लगाया गया, इस पर अर्थात उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर तो प्रश्न बन सकता है, परंतु उत्पादन या उत्पादकता पर प्रश्न नहीं बन सकता। ठीक है, तो कृषि या उद्योग, और थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इसी के साथ पशुपालन एवं मत्स्यन, इससे ज्यादा डिटेल में प्रश्न नहीं आता, या इन टॉपिक्स के अलावा अन्य किसी टॉपिक को कवर नहीं किया था। कभी कभी मैंने देखा है परिवहन पर भी प्रश्न आया हुआ है। परिवहन में खास करके आप रेल और रोड को प्रिपेयर कर लें। पाइपलाइन का विकास वैसे ही बिहार में बहुत कम हुआ है, क्योंकि रोड और रेल का घनत्व तो बिहार में बहुत बेहतर है। आप ध्यान रखिएगा, बिहार का आर्थिक विकास तो बॉटम पर है, लेकिन अगर घनत्व की बात करें, इवन बेहतर गुणवत्ता की बात करें, गुणवत्ता थोड़ा घट सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु बिहार में एक्सप्रेसवे का विकास बहुत बेहतर हुआ है। इसके अलावा रेल का जो विकास है या घनत्व है या रोड का जो घनत्व है वो बिहार में विकसित राज्यों की तुलना में भी अधिक है। इसलिए परिवहन पर भी कई बार प्रश्न बिहार में पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। फिर बनता है मानव भूगोल में सामाजिक भूगोल। देखो, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जनसंख्या, और आपको जानकर आश्चर्य होगा जनसंख्या से लगभग 2 प्रश्न तो प्रत्येक वर्ष यानी प्रत्येक पीटी में आता ही है। वो कई बार 3 भी होता है, कई बार 1 भी होता है, परंतु जनसंख्या आपको प्रश्न देगा, ये तय है। और बिहार जनसंख्या घनत्व में भारत के टॉप पर है। इसके अलावा एक बुरा ट्रेंड यह आया इस बार कि खासकर जो बड़े जनसंख्या वाले राज्य हैं, बिहार का क्षेत्रफल कम है और ध्यान रखिएगा घनत्व में बिहार टॉप पर है, कहीं तो लगा टॉप पे है। इसके अलावा आप देखेंगे जनसंख्या का जो समृद्धि दर है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, वह भी बिहार में अभी भी उच्च बना हुआ है। अर्थात उत्तर प्रदेश में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे, केरल में देखेंगे, केरल का तो वैसे भी एसडीआई रिपोर्ट काफ़ी बेहतर हुआ करता था, तो उन राज्यों में जो बड़े आकार के हैं और जनसंख्या का आकार भी उनका बड़ा है, वहाँ जनसंख्या का समृद्धि दर काफ़ी घटा है, परंतु बिहार अपने इस अधिक समृद्धि दर को अभी भी मेंटेन करके चल रहा है, जो बिहार के पिछड़ेपन के लिए एक बड़ा कारण है। तो थोड़ा इस पैटर्न पे भी पॉपुलेशन से जोड़ करके आप प्रश्नों को तैयार करेंगे। महिला साक्षरता, विशेष तौर पर या साक्षरता, लिंगानुपात, इसके अलावा नगरीकरण, या इससे पहले खास करके पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, जनसांख्यिक गुण हम कहेंगे, अर्थात जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या समृद्धि दर, लिंगानुपात, साक्षरता और एज एक्सपेक्टेंसी के साथ साथ पॉपुलेशन डिविडेंड अर्थात जनसांख्यिकी लाभांश, इतने टॉपिक से प्रश्नों के आने की संभावना होती है। यदि आप कहें तो मैं अगले पेज पर लिख देता हूं। जनसंख्या के अंतर्गत जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल में जो सामाजिक भूगोल है, इस सामाजिक भूगोल में जनसंख्या जो टॉपिक है, इसमें खासकर जननांकिकी गुण, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, गुण, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जिनमें आता है जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का समृद्धि ग्रोथ रेट, जनसंख्या में लिंगानुपात, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा एज एक्सपेक्टेंसी, और साथ में जननांकिकी लाभांश। तो इतने टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, इन्हीं में से कहीं से प्रश्न आने की संभावनाएं होंगी। अब सामाजिक भूगोल का ही अगला टॉपिक है
नगरीकरण। तो नगरीकरण में इसके मेंस को आप देखेंगे तो नगरीकरण की अवधारणा से भी जोड़ करके प्रादेशिक नियोजन में क्वेश्चन पूछा जाता है, परंतु सिंपल यहां पे नगरीकरण में थोड़ा सा आप स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट भी ध्यान रखिएगा। जो कंडीशंस हैं, खासकर 4 पिलर्स जो स्मार्ट सिटी के हैं, भारत में नगरीकरण ये परसेंटेज में कितना है, ठीक है, आकार के अंतर्गत जो नगरों का आकार है, इन पे भी प्रश्न आता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल भारत के भूगोल में जो सामाजिक भूगोल है मानव भूगोल के अंतर्गत, ये भारत के भूगोल का है, भारत के भूगोल का ये मानव भूगोल में सामाजिक भूगोल, और सामाजिक भूगोल में जनसंख्या और नगरीकरण इस प्रकार से देखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो जनसंख्या है तो यहाँ पर जननांकिकी गुण, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, और साथ में नगरीकरण, यही आपको प्रिपेयर करना है। अब चलते हैं हम लोग बिहार के भूगोल की ओर। तो ध्यान रखिएगा ऑलमोस्ट टॉपिक्स ऐसे ही होगा, ऑलमोस्ट टॉपिक ऐसे ही होगा, लेकिन हम लोग चलते हैं दूसरे की मतलब देखते हैं आगे की ओर। यहां पे आते हैं बिहार का भूगोल। बिहार का भूगोल। अब बिहार के भूगोल में ठीक वैसे ही यहां भी हम लेंगे भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, और फिर आ जाएगा मानव भूगोल। यहां से मैंने बताया था पीटी में कि ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस प्रति पीटी में आता ही आता है मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल में बिहार के स्थलाकृतिक प्रदेश, बिहार के स्थलाकृतिक प्रदेश। अब देखो थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ेगा कि बिहार के कौन कौन से जिले नेपाल को छूते हैं। बिहार का, हालांकि उत्तर प्रदेश या झारखंड से ऐसा या बंगाल से क्वेश्चन नहीं आता टच करता हुआ, लेकिन इस प्रकार से आप थोड़ा पर्सपेक्टिव रखें कि इस प्रकार से आपको तैयार करना है ना। तो बिहार का स्थलाकृतिक प्रदेश, बिहार की जलवायु, और विशेष रूप से बिहार का अपवाह तंत्र, बिहार का अपवाह तंत्र, जिसमें नदी या नदी तंत्र, झील, इन सबको हम लेंगे, है ना। इसके अलावा बिहार की मृदा पर प्रश्न आता है, बिहार की मृदा, बिहार की वनस्पति, अर्थात इतने प्रकार के टॉपिक्स बिहार के भौतिक भूगोल से बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट में से जो सिलेबस मेंशन था उसके अकॉर्डिंग चलें तो स्थलाकृतिक प्रदेश के साथ साथ अपवाह तंत्र हो जाता है। तो इन दोनों को तो आप बहुत बढ़िया से तैयार कीजिए, ठीक है। इसके बाद आप मानव भूगोल देखेंगे तो यही पैटर्न मानव भूगोल का हो जाएगा, अर्थात सबसे पहले आएगा आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। अब आर्थिक भूगोल में सबसे पहले कृषि, फिर मत्स्यन, इसके अलावा पशुपालन, इसके अलावा जो खनन का प्रश्न आएगा, या हम आते हैं वहां पे, आप लिख सकते हैं खनन या संसाधन। ये मूलतः आपको झारखंड का तैयार करना है। बिहार से झारखंड अलग जरूर हो गया है, परंतु संसाधन खास करके जो खनिज संसाधन है, मिनरल रिसोर्सेज, वो जो प्रश्न आता है बिहार में बीपीएससी में, उसमें प्राथमिकता रहता है झारखंड को। और 10 में से 7 या 8 बार मैंने देखा है कि मिनरल रिसोर्सेज पे जो क्वेश्चन आते हैं वो झारखंड से ही संबंधित होते हैं, छोटा नागपुर के पठार या उससे जो भी जुड़ा हुआ चीज है। तो आर्थिक भूगोल में सबसे पहले इन चारों को प्रिपेयर करना है, जिसमें कृषि सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बिहार न केवल कृषि प्रधान राज्य है बल्कि ओवरऑल कृषि के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। अब इसमें ध्यान रखना है आपको, एक परंपरागत
जो फसल का उत्पादन है, फिर उत्पादन और जो योजनाएं हैं बिहार सरकार की योजनाएं, जैसे कृषि के विकास के लिए बिहार सरकार ने किस क्षेत्र के लिए कौन सी योजना को प्रारंभ किया है, इस पर भी प्रश्न जोड़ करके पूछा जाता है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत अगला पॉइंट लीजिए, कलर चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे उद्योग, तो एक तो बिहार के परंपरागत उद्योग, चूंकि आधुनिक उद्योग का विकास तो बहुत कम हुआ है, हालांकि बीएडा के माध्यम से बिहार में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करने की बार बार बात की जाती है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन बाबू बीएडा का निर्माण तो पहले अपने चरण में ही, पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तभी किए थे। पहले चरण में बहुत ज़्यादा विकास हुआ भी था, लॉ ऑर्डर के विकास के लिए, अर्थात कानून व्यवस्था भी काफ़ी बेहतर हुई थी, परंतु कहीं ना कहीं जो दर है वो धीमा हो गया। आप देखेंगे जब दूसरी बार नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे तो विदेशी निवेश, जो खासकर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो काफ़ी विदेशों से बिहार में आया था। रोडवेज आप देखेंगे काफ़ी बेहतर सुधरा हुआ है, खासकर अब तो यूपी से भी जो कनेक्टिविटी बन रहा है काफ़ी एक्सप्रेसवे के तौर पर बन रहा है। सोन नदी पे कोयलवर पुल के अलावा जो नया ब्रिज बना है जो बेहटा से फिर पटना को जोड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं चूँकि जीवन रेखा कही जाती हैं सड़कें, तो बेहतर अवस्था में बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को एक बेहतर बूम भी देगा। लेकिन अभी भी जो टर्सरी सेक्टर है बिहार में बहुत डिप्राइव्ड है, ना बेहतर होटल हैं, रोडवेज तो है परंतु ना बेहतर होटल है, ना ऊर्जा की संभावनाएं हैं, ना बेहतर एविएशन का है। जैसे बोधगया या पटना, दोनों को हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते तो जरूर हैं, लेकिन क्या वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 25% भी सुविधाएं उपलब्ध हैं? नहीं है। तो विकास को कैसे प्रमोट करेगा, है ना। उद्योग और इसके साथ साथ आर्थिक में ही खास करके जो तृतीयक सेक्टर है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, जिसमें आप परिवहन खासकर सड़क, रेल और थोड़ा सा वायु भी कर लीजिएगा, स्पेशली इन दोनों को तो करना ही करना है। इसके अलावा ऊर्जा, एनर्जी सेक्टर, यहाँ से भी प्रश्न आता है। जैसे बिहार के रजौली में परमाणु ऊर्जा केंद्र प्रस्तावित है, परंतु ये 30 साल से प्रस्तावित है, केंद्र सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। हालांकि ये बायसनेस नहीं है, ये इसलिए भी है क्योंकि जो रजौली है नालंदा जिला आदि के क्षेत्रों में, वो झारखंड से काफ़ी सटा हुआ है, और नक्सलवादी गतिविधियों के कारण, चूँकि आपको पता है नक्सलवादी कई बार डायनामाइट लगा के ब्लास्ट भी करा देते हैं, अगर इस प्रकार से किसी भी गतिविधि को अंजाम दे देते हैं और वहाँ पे परमाणु ऊर्जा केंद्र रहा तो लॉस बहुत ह्यूज हो सकता है, सीवियर हो सकता है। इसलिए केंद्र सरकार संदेहास्पद क्षेत्रों में इस प्रकार के ऊर्जा केंद्रों को बनाने से बचती है। एनीवे, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इतना प्रिपेयर करेंगे और रेस्ट हम करेंगे सामाजिक भूगोल पर। सामाजिक भूगोल में खासकर जो बिहार की जनसंख्या है, बिहार की जनसंख्या, और जैसे मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स अर्थात जनसांख्यिक गुण, तो बिहार में जनसंख्या जिला वाइज, अब उसमें जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, एज एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, लाभांश, इन सबको देखना है। सर्वाधिक आकार में जिला कौन सा बड़ा है, घनत्व में कौन सा है, साक्षरता में कौन सा है, और कई बार आपके ट्रेंड से वो थोड़ा अलग दिखेगा। तो ये प्रिपेयर करेंगे, और यहाँ से तो मैंने देखा है 1 या 2 प्रश्न तो कम से कम आता ही है, 1 या 2 प्रश्न कम से कम आता है, अर्थात पॉपुलेशन को आप बेहतर प्रकार से तैयार करते हैं। चूँकि कई बार यह भी होता है कि आखिर उस पीसीएस में प्रश्न कहाँ से पूछा जाए, तो कृषि का विकास भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ, या बिहार में हरित क्रांति के क्षेत्र कौन से हैं, या चावल के बेहतर उत्पादकता वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो ऐसे प्रश्न भी आए हुए हैं। आप जाकर ट्रेंड देखिए। तो बिहार के भूगोल के अंतर्गत यानी भौतिक भूगोल और फिर मानव भूगोल में जो टॉपिक्स का एक मूल्यांकन था प्रश्नों के आने के अनुरूप, ये मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। अब अगला चलते हैं हम लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी पर। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, देखो इसमें यूपीएससी वाला ट्रेंड नहीं है,
कि पर्यावरण से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। एक परंपरागत प्रकार के कंटेंट होते हैं, तथ्य या अवधारणा, ठीक है। जैसे हो सकता है फूड चेन से पूछ दिया जाए, फूड वेब से पूछ दिया जाए। खासकर कुछ टर्म्स आप प्रिपेयर कर लीजिए, जैसे कीस्टोन किसको कहते हैं, इकोलॉजिकल नीचे किसको कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी कर्मता। तो इस प्रकार के जो टर्म्स होते हैं वो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड दीज सेगमेंट्स आर टॉपिक्स आर कॉल्ड ट्रेडिशनल टॉपिक्स। तो इसको आप ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए। थोड़ा सा जो दूसरा पार्ट है वो जैव विविधता का है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। यहां से प्रायः 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना होती है, 1 या 2 प्रश्न। वो भारत के जैव विविधता से ही प्रायः आता है, क्योंकि बिहार में जो पर्यावरण या पारिस्थितिकी है, जैसे 2 ही क्षेत्र है, एक बांका का क्षेत्र आता है और मुख्य रूप से आता है वाल्मीकि नगर, जहाँ से गंडक नदी बिहार में प्रवेश करती है। वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट और साथ में बांका में जो कुछ जंगल है, जंगल और भी जगह है परंतु इनके अलावा काफ़ी कम है। जैसे राजगीर में भी है, नालंदा में भी है, मुंगेर में भी है। वन तो है, कम है परंतु है। लेकिन जो वनीय क्षेत्र हैं, वनीय उत्पाद हैं, वन संसाधन है या बायोस्फीयर रिजर्व या टाइगर रिजर्व है, वो सभी जगह नहीं है। तो थोड़ा इस संदर्भ में, इसलिए भारत के भूगोल से ही इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर चांस होते हैं पूछे जाने के। इसके अलावा जो थोड़ा सा अद्यतन होता है, अद्यतन मतलब करंट अप्लाइड, अद्यतन अर्थात जो करंट बेस्ड होता है, थोड़ा सा उसको भी आप देख लेंगे। इसके अलावा पर्यावरण पारिस्थितिकी से आपको प्रिपेयर नहीं करना, क्योंकि यहीं पे एक दिक्कत आती है कि कई बार यूपीएससी में बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी के समय मात खा जाते हैं, क्योंकि वो करंट अप्लाइड पर ही ध्यान देते हैं। मैं यहाँ तक बता दूँ, पूरे बीपीएससी के पेपर में हार्डली 5 से 7 प्रश्न ही करंट का आता है। वो विषयगत करंट होता है, जैसे बैंक रेट कितना है या जो भी इस प्रकार का हो। तो आप इकोनॉमी जब प्रिपेयर करेंगे तो ये सब तो करंट अप्लाइड तैयार करेंगे ही ना। तो स्पेशली इसके लिए हिंदू या अखबार को चाटने की जरूरत नहीं है। आप विद्यार्थी हैं, दीमक नहीं है। तो आप व्यवहारिक प्रकार से ट्रेंड को समझते हुए तैयार करें, तो स्मार्ट वर्क के माध्यम से या बेहतर नीति के माध्यम से सफलता को आराम से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये रहा पीटी का ट्रेंड। विश्व के भूगोल को थोड़ा अवॉइड करना है, भारत के भूगोल में क्या पढ़ना है, बिहार के भूगोल में क्या पढ़ना है, और साथ साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी में क्या पढ़ना है, ये डिटेल में हमने आपसे डिस्कस किया। अब चलते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा की ओर। तो मुख्य परीक्षा को जो आप देखेंगे, तो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, यहां पे आप सिंपली देखिए, फिर मैं रिपीट करता हूं, भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां पे अब लेते हैं, यानी एक स्पेशली इसको मेंशन किया गया है और फिर भौतिक, आर्थिक और सामाजिक। ठीक है, आर्थिक में ही उसको हम ले लेंगे, बट आप मुख्य परीक्षा पे चलते हैं हम लोग। मुख्य परीक्षा, कई बार कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ना इकोनॉमी में बच्चे तैयार कर पाते हैं, जो को ट्रेंड से, सामान्य ट्रेंड से मेल नहीं खाते, और ना ही ज्योग्राफी से, परंतु बीपीएससी इसके लिए स्पेशलाइज्ड है। जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग लें तो फिर से आप देख लीजिए एक बार, भारत तथा बिहार के भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल, है ना। यानी यहां पर भारत एवं बिहार, इन दोनों को लिया हमने। अब इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा, पहले मैं लिख दूं, भौतिक और आर्थिक और सामाजिक, तो बेसिकली मानव भूगोल हो गया। आर्थिक प्लस सामाजिक, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल। तो भारत एवं बिहार का जो भूगोल, इसमें भौतिक, अब देखो इसमें अप्लाइड अर्थात प्रासंगिक प्रकार के जो सिग्निफिकेंट होते हैं वो टॉपिक्स आते हैं ज्यादातर, प्रासंगिक टॉपिक्स। जैसे
हिमालय बेहतर सीमांत है, समझाएं। हिमालय विभाजक है, समझाएं। हिमालय पर्यावरण संरक्षण का कार्य करता है। मतलब इस प्रकार के जो अप्लाइड हो सकते हैं। हिमालय की निर्माण प्रक्रिया पूछा गया है, परंतु इसको ट्रेंड वाइज देखेंगे तो उसके ट्रेडिशनल पैटर्न पे प्रश्न अब बीपीएससी में कम आता है। हालांकि भौतिक में मैंने बताया ही कि जो पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने बताया था भौतिक भूगोल में, तो वहाँ केवल अवस्थिति को हटा दीजिए और नेबर कंट्री से रिलेशन पे जो बनता है वो बनता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे। कौन सा बनता है? भारत का जियो पॉलिटिक्स अर्थात भू राजनीति पे, हम उस पर आते हैं अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप भौतिक और आर्थिक सामाजिक के साथ साथ एक आप थोड़ा सा राजनीतिक भी तैयार करिए। खास करके यहां पर मैं लिख दे रहा हूं भू राजनीति, जिसमें हिंद महासागर की भू राजनीति स्पेशली महत्वपूर्ण हो जाता है और जीएस में ही यहां से प्रश्न आता है, आने की संभावनाएं भी हैं। तो जो मैंने आपको पीटी में भौतिक बताया था उसमें लोकेशन आदि को केवल छोड़ दीजिए और जो परंपरागत अवधारणाएं उनको छोड़ दीजिए। तो आप यहां पे तैयार करिए जो प्रासंगिक हो, जैसे क्या हिमालय भारत और चीन के बीच में एक बेहतर सीमांत का निर्माण करता है? सीमा सीमांत में क्या अंतर है? राजनीतिक भूगोल से भी संबंधित हो जाएगा। या प्रायद्वीपीय पठार का संसाधन, हालांकि इस प्रकार का प्रश्न अभी तक आया नहीं है। पठार पे यूपीएससी में भी क्वेश्चन बहुत कम आया है, रेयरेस्ट टू रेयर, बिहार में भी नहीं आया है। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि प्रायद्वीपीय पठार के संसाधनात्मक महत्व को रेखांकित करें। क्योंकि बिहार में जो प्रश्न आया है वो छोटानागपुर के पठार या पठारी प्रदेश में जो संसाधन हैं, जो वितरण है और उसके आधार पर जो उद्योग का विकास हुआ है, उनसे जोड़ करके प्रश्न अभी तक पूछे जाने का ट्रेंड है। ठीक है, तो ओवरऑल भारत के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, तो इसको मैं थोड़ा सा तोड़ता हूं और एक तरफ रख लेता हूं मैं जो प्रादेशिक नियोजन है, ये स्पेशली प्रादेशिक नियोजन एवं विकास यानी रीजनल प्लानिंग, एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एक सेगमेंट स्पेशली मानते हैं और यहां से प्रश्न आता है तो यूपीएससी के भी विद्यार्थी यहां पर थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। ठीक है, अब इसमें भौतिक का मैंने बता ही दिया आपको। आर्थिक और सामाजिक में सिंपली आप जैसे एक कृषि को तैयार करें। बिहार में कृषि पर प्राय प्रश्न आता है, कंसेप्चुअल आता है, अवधारणात्मक, जैसे कृषि गहनता, कृषि उत्पादकता। अब देखो ऐसे प्रश्न यूपीएससी में ही आते हैं, बाकी किसी पीसीएस में नहीं आते मुख्य परीक्षा में। इसके अलावा फसल संयोजन, कृषि क्रांतियां और फिर यहां पे तैयार करेंगे बिहार सरकार के, हालांकि वो बिहार वाले में दे देंगे, एक एटा लिख रहे हैं, बिहार की विशेष योजनाएं। जैसे बिहार सरकार ने कृषि और पर्यावरण को संयुक्त करके कई योजनाएं प्रारंभ की हैं स्पेशली, तो उस प्रकार की योजनाओं को, चूंकि वो सतत विकास से संबंधित हैं, उनसे जोड़ करके देखिए, है ना। तो कृषि हो गया, उद्योग हो गया। अब यहां पर उद्योग पे जो प्रश्न आने की संभावना होती है, मैं बता दूं, ये भारत से अब कम चांस होता है। ये बिहार और थोड़ा सा आप झारखंड भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो स्टील प्लांट आदि पूछे जाने की संभावना होती है, हेवी इंडस्ट्री या इस प्रकार के मेटेलिक बेस्ड जो इंडस्ट्रीज पे पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में, वो झारखंड से ही जनरली कंसर्न या कवरअप हो जाता है, भारत से कम आता है। यानी ये नहीं कहें, ये उचित नहीं होगा, संभावना कम होती है, संभावना कम। ठीक है, तो उद्योग का ये मामला बन गया। इसके साथ साथ जो परिवहन है और साथ में ऊर्जा, एनर्जी सेक्टर,
थोड़ा सा इस पर जो खासकर बिहार सरकार की जो नीतियां हैं, मैं स्पेशली यहाँ लिख दे रहा हूँ, पॉलिसीज ऑफ बिहार, पॉलिसीज ऑफ बिहार स्पेशली आप तैयार कीजिए। थोड़ा सा एज वेल एज इंडिया भी ले लीजिए। इसको अगर आपने बढ़िया से तैयार कर लिया तो उम्मीद है कि आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। और ये प्रारंभ से बीपीएससी की परीक्षा का जो ट्रेंड है उसके अनुरूप सिलेबस और प्रश्नों के ट्रेंड के आधार पे मैं इसका मूल्यांकन कर रहा हूँ। तो जो आर्थिक भूगोल है उसमें यहीं से प्रश्न आ जाएगा। अब आता है सामाजिक भूगोल। ये बेसिकली आर्थिक भूगोल का था, आर्थिक भूगोल। इसके अलावा जो सामाजिक भूगोल है मुख्य परीक्षा में, जो सामाजिक भूगोल है उसमें जनसंख्या, अब ये अवधारणात्मक आता है जिसपे जनसंख्या के सिद्धांत, जैसे माल्था शादी हो गया, या जो मूल समस्याएं हैं या उनका जो प्रबंधन है, और या बिहार का या बिहार सरकार का जो कोई पॉलिसी है अर्थात नीति है। ठीक है, तो ओवरऑल जनसंख्या पे इतने प्रकार के प्रश्नों की बनने की संभावनाएं होती है। थोड़ा इसको आप देख लेंगे। इसके अलावा जो अगला पॉइंट इसका बनता है वो बनता है नगरीकरण। तो यहां पे स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, स्मार्ट विलेज, इसके अलावा नगरीकरण की समस्याएं, साथ में वही सरकारी नीति या योजना। तो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आप इतना तैयार कर लें तो प्रश्न आराम से वहां से आ जाएगा। अब हम चलते हैं मुख्य परीक्षा में राजनीतिक भूगोल की ओर। राजनीतिक भूगोल, इसमें दो टॉपिक विशेष तौर पे बहुत मतलब संभावित होता है। पहला है हिंद महासागर, हिंद महासागर की भू राजनीति, थोड़ा सा दक्षिण सारा को आयर हो जाएगा, भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशियन। और दूसरा थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, सीमा, सीमांत, बाउंड्री एंड फ्रंटियर एंड देयर एप्लीकेशंस, आफ्टर उनके यूजेस, है ना। तो राजनीतिक भूगोल में यहाँ से प्रश्न प्राय आ जाता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है वो है प्रादेशिक नियोजन और विकास। मुख्य परीक्षा में क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है तो जनरली बनता नहीं है। प्रादेशिक नियोजन एवं विकास, रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, है ना। देखो इसमें जो सबसे पहले आपको जानना होगा रीजनल प्लानिंग क्या होता है, फिर उसको विकास से जोड़ेंगे। जैसे मैं टॉपिक्स की बात करूं तो भारत में प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक नियोजन में या पंचवर्षीय योजनाओं में प्रादेशिक नियोजन, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्र आधारित योजनाओं में
क्षेत्र आधारित योजनाओं में जो रीजन बेस्ड होता है, जैसे कमांड एरिया विकास कार्यक्रम, जल संभर यानी वाटर सेट, जल संभर परियोजना, नदी घाटी परियोजना, ये सब आ जाता है। तो ये टॉपिक्स जनरली जीएस में विद्यार्थी तैयार नहीं करते। जिनका भूगोल ऑप्शनल होता है, भूगोल ऑप्शनल में फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में रीजनल प्लानिंग है, उसके अंतर्गत इसको तैयार करना होता है। सेकंड पेपर में खास करके रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, प्रादेशिक विकास और नियोजन है ना, तो उसको आप तैयार करेंगे तो ये सब चीज़ें मिलेगी। जैसे आप पंचवर्षीय योजनाओं को ही लेते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं। अब देखेंगे आप, जैसे प्रथम से फर्स्ट टू जो थर्ड 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट टू जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान, इसका जो ओवरऑल मोटिव था वो था खंडीय विकास का। ये मॉडल है खंडीय विकास, मतलब जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को टारगेट किया गया, सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री को टारगेट किया गया। मीन्स वी हैव टू टारगेट अ सेक्टर पर्टिकुलरली। हम एक विशेष सेक्टर का विकास करेंगे और उसी सेक्टर का विकास पूरे भारतवर्ष में करेंगे। लेकिन देखा यह गया, खास करके जब भारत से चीन का युद्ध हुआ 62 में, 65 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, भारत खाद्यान्न का मतलब कृषि प्रधान राष्ट्र जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, वो खाद्यान्न का आयातक था। तो भारत में हरित क्रांति किया गया। माननीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे, इसको प्रारंभ किया गया। शुरुआत हुई मुख्य रूप से अमीर पैमाने का, अर्थात इसको क्रियान्वित करने का श्रेय मिसेस इंदिरा गांधी को जाता है, हरित क्रांति। उसके बाद चेन ऑफ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस हुए, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, तो सारी क्रांतियाँ आपको तैयार करनी है। तो ओवरऑल कई प्रकार की समस्याएं आई। तो आप देखेंगे 5वें 5 ईयर प्लान में इन समस्याओं से मुक्ति के लिए क्षेत्र आधारित विकास कार्यक्रम, क्षेत्र आधारित विकास कार्यक्रम अर्थात रीजन बेस्ड विकास कार्यक्रम, इसी में आता है कमांड एरिया, नदी घाटी नियोजन, या सूखाग्रस्त या बाढ़ग्रस्त जो आपदा युक्त क्षेत्र थे उनके विकास के लिए पर्वतीय नियोजन, जनजातीय नियोजन, यहां मैं लिख दे रहा हूं, पर्वतीय प्रदेश नियोजन, पर्वतीय प्रदेश नियोजन, या इसी प्रकार से आप लिए जनजातीय प्रदेश नियोजन, प्रदेश नियोजन। तो ये चीजें इससे कंसर्न हो गई। ठीक है, ये 5th प्लान में चला। लेकिन फिर देखा क्या गया, मैं कलर चेंज कर देता हूं कि 6th 5 ईयर प्लान में, 6th 5 ईयर प्लान से मुख्यतः प्रादेशिक नियोजन विकास, प्रादेशिक नियोजन विकास विशेष रूप से जैसे IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, या इसी को और आगे बेहतर बढ़ाने के लिए जनजातीय विकास कार्यक्रम, जनजातीय विकास कार्यक्रम। ठीक है, अब थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं, जो टाइम भी काफ़ी हो गया है। इसी में आप देखेंगे जो निवर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने योजना आयोग को
योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसकी जगह बन गया, ये अब खत्म हो गया, क्या बना? नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग के बनने से जो 5 ईयर प्लान थे, 5 ईयर प्लान वो बंद हो गए। अब क्या हो रहा है? 3 ईयर प्लान। 3 ईयर प्लान। अर्थात नरेंद्र मोदी ने भी एक मौलिकता के साथ आधारभूत प्रकार से भारत के इस नियोजन और विकास की प्रक्रिया में परिवर्तन किया है, क्योंकि अब 5 वर्ष की नहीं, हमें 3 वर्ष की और साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ की जरूरत है। सबका विकास, सबका साथ, सबको जोड़कर हम विकास करेंगे। तो इस प्रकार की जो पॉलिसीज होती हैं किसी प्रदेश के लिए स्पेशली जो लागू की जाती हैं, उस संदर्भ में जब किसी प्रदेश के विकास की योजना को बनाया जाता है तो उसे कहते हैं प्रादेशिक विकास और नियोजन। और बीपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो यहाँ से प्रश्न आता है तो जनरली बनता नहीं है, जो भूगोल ऑप्शनल के विद्यार्थी होते हैं वही इनको बना पाते हैं। तो ओवरऑल विद्यार्थियों, पीटी का और मेंस का जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस था उसका एक सूक्ष्म या बारीक मूल्यांकन किया गया। यहाँ पर दृष्टि के अंतर्गत जो कक्षाएं चलती हैं पीटी की, भी क्रैश कोर्स हमने लिया था, क्वेश्चन भी काफ़ी आए उससे। इवन मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी आपके लिए कुछ कोर्स शुरू किया जाए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि विद्यार्थियों का विश्वास इसी बात से आता है क्योंकि गुणवत्ता और प्रतिबद्धता के साथ शिक्षक जब पढ़ाते हैं और जो बुकलेट्स दृष्टि के द्वारा लिखवाए गए हैं बीपीएससी के लिए, प्रश्न प्राय उनसे बाहर नहीं जाता तो एक विश्वास बनता जाता है और आज दृष्टि विकास का पर्याय बन गया है विकास सर के नेतृत्व में। तो चलते हैं हम लोग आगे, फिर इसको देखेंगे। फिलहाल भूगोल और पर्यावरण के अंतर्गत जो पीटी और मुख्य परीक्षा के सिलेबस का मूल्यांकन था प्रश्नों के ट्रेंड के अनुरूप, उसको मैंने बताया, समझाया। आपको इसका लाभ मिले, थैंक यू वेरी मच। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, थर्ड स्ट्रेन आया है। लॉकडाउन नहीं रहना, मतलब डाउन नहीं रहना, लॉक भी नहीं रहना, परंतु आप सुरक्षा के मानकों का ध्यान जरूर रखिए। ऑल द बेस्ट, सक्सेस को सुनिश्चित कीजिए बेहतर रणनीति के साथ। थैंक यू वेरी मच।